Hello everyone, welcome back to the last topic of chapter 11, which is entropy, a state function just like internal energy related to second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कार्नोट इंजन के बारे में बात की विच रन्स ऑन कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेसेस पर बेस करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, जो वापस आ सकते हैं, यानी जो एक्सपेंशन हो रही है उतने वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद जब कंप्रेशन होगी तो वापस उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी सेम रखते हैं। इनिशियल स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वही फाइनल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी आती है। रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है, इसीलिए हमने कार्नोट इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन ये मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इंटरनल एनर्जी टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी स्टेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, विच डिस्क्राइब्स द अनअवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ये मेजर है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डिसऑर्डर पाया जाता है, जो बेतरतीबी पाई जाती है सिस्टम में, उसको बयान करती है एंट्रोपी। और ये ज़्यादातर इरिवर्सिबिलिटी से ताल्लुक रखती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेसेस में भी एंट्रोपी होती है। तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्स द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी वर्क में जो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई उसको डिस्क्राइब करती है एंट्रोपी। अभी तो चलें थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से बात नहीं करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं कि डिसऑर्डर बेतरतीबी कैसे आती है। तो बेतरतीबी खुद से आती है, स्पॉन्टेनियस होती है, फौरन से हो जाती है या थोड़े टाइम बाद, जब आप एफर्ट नहीं लगाते। जैसे कि एक कमरा है, उस पर आपने एफर्ट नहीं लगाई, चीजें इधर उधर रख दी तो बेतरतीब हो जाएगा। अब उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज एफर्ट देनी पड़ेगी कमरे को सही करने के लिए। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो डिसऑर्डर कब आएगा? जब बहुत ही कंप्रेस्ड गैस को छोड़ दिया जाए एक बड़े वॉल्यूम में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाएंगे और रैंडम मोशन होगी उनमें, तो उनमें डिसऑर्डर आ जाता है। इसी तरह से फेज चेंज जब करते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो हीट होने के बाद उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा और उनके अंदर स्पेसिंग बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर और आ जाता है। तो डिसऑर्डर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे गैस एक्सपेंशन की इन टू कंपार्टमेंट्स, और यहाँ पर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे ताकि कोई एनर्जी इसमें ना प्रोवाइड की जा सके, ना एनर्जी इसमें से एस्केप हो सके। दोनों कंपार्टमेंट्स का वॉल्यूम बराबर लेंगे, एक कंपार्टमेंट में गैस फिल्ड होगी, दूसरे कंपार्टमेंट में गैस नहीं होगी, और बीच में एक दीवार होगी उनके। जब दीवार हटाई जाएगी तो आपको पता है कि प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा गैस का, क्योंकि एक्सपेंशन होगी। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बिगड़ गया है क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है। अगर आप इस एक्सपेंडेड गैस को वापस उसी कंपार्टमेंट में लेके जाना चाहते हैं तो ऐसा करना मुश्किल होगा, खुद से तो ये गैस जा नहीं सकती है। हाँ, आप अगर इसमें पिस्टन लगा दें और फिर इसको कंप्रेस करें तो फिर जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी इनपुट देना पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी इनपुट दिए बगैर ये काम नहीं हो सकता, वापस वो कंपार्टमेंट 1 में नहीं जा सकती गैस, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से हो गया है। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर बढ़ता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, विच इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से हो जाता है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी और उस वक्त फिर आपके पास वर्क डन नहीं हो सकता। ये वर्क डन ना होना अनअवेलेबिलिटी को बताता है, जिसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी अगर आप कार्नोट साइकिल भी ले लें तब भी आपके पास वर्क जीरो हो सकता है, एंट्रोपी मैक्सिमम हो सकती है। यानी इंजन तो चल रहा है लेकिन कोल्ड रेजर्वायर और हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर बराबर हो गया, जिसकी वजह से अब कोई वर्क नहीं हो सकता। ये तो एंट्रोपी की फिजिकल डेफिनेशन है। व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी? तो चेंज इन एंट्रोपी निकाली जाती है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो हीट ट्रांसफर होती है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस सिस्टम का टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आ जाती है। चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी की यूनिट जूल्स पर केल्विन होती है। इसको समझने के लिए हम हॉट रेजर्वायर और कोल्ड रेजर्वायर के दरमियान जो हीट ट्रांसफर देखेंगे उसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
अगर इस डेल्टा क्यू को डिवाइड कर दें टी से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, जो सिस्टम का होगा, हीट इंजन का होगा, तो हमारे पास एंट्रोपी आ सकती है हीट इंजन की। एंट्रोपी बहुत ही स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। आप इसको यूनिवर्सिटी में जाके जब इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एक्सपेंड हो जाएंगे। तो एंट्रोपी हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल में बात की गई थी। मॉलिक्यूल्स जब एक्सपेंड होते हैं हीट प्रोवाइड करने पर तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, यानी उनका डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे कि आइस क्यूब को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें तो थोड़े टाइम बाद एंट्रोपी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग आ जाएगी, जैसे कि फेज चेंज में होता है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आइस जो कि सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा ऑर्डर में होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं। जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो फेज चेंज होने के बाद मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूज हो जाते हैं और उनमें डिसऑर्डर आ जाता है, इसीलिए उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर अनअवेलेबिलिटी निकालना चाहें तो हम यहाँ पर इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ये ए लेवल्स में करवाया जाता है, इट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, बट यहाँ पर जो डेल्टा एस है इट इज ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी होगी, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई सराउंडिंग नहीं होती और यूनिवर्स की भी कोई सराउंडिंग नहीं होती। यूनिवर्स इटसेल्फ एक कंप्लीट पैकेज होता है। तो ये याद रहे, जब यूनिवर्स की बात की जाएगी तो आइसोलेटेड सिस्टम भी इज जस्ट लाइक यूनिवर्स, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर क्या हो रहा है, ना मास ट्रांसफर होता है उसमें, ना उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। आइसोलेटेड सिस्टम इज इटसेल्फ अ यूनिवर्स। सो इंटरनल एनर्जी की तरह एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट पर प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी तब कांस्टेंट होती है जब हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाती है, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस कार्नोट साइकिल में होते हैं। इसी तरह से एंट्रोपी कार्नोट साइकिल की भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और वहां पर भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो एंट्रोपी आएगी वो भी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक प्रोसेस की बात करें जिसमें हीट ट्रांसफर हो, जिसमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की बात की जाए, तो हमारे पास अगर कोई हीट सप्लाई नहीं होती तो एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। चेंज इन एंट्रोपी जब हीट ऐड करवाई जाती है हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन जब आप हीट रिमूव करवाते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर की कंडीशन है, तो उसमें एंट्रोपी हमेशा कम होती है। यानी हीट इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर बढ़ जाता है तो हमारे पास एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाती है, और जब मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर कम होता है, जैसे आप बर्फ बना रहे हैं, तो एंट्रोपी भी कम हो जाती है, क्योंकि सॉलिड्स में डिसऑर्डर कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं। हमने बात की थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें प्रोसेस के बारे में बताता है कि इसकी प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी, हीट कैसे ट्रांसफर होगी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, जबकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी सप्लाई नहीं करनी होती, एनर्जी आपको खुद मिल जाती है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि आप बर्फ को गर्म करें तो वो पानी में तब्दील हो जाता है, लेकिन पानी से बर्फ बनाना चाहें तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी रेफ्रिजरेटर को और उससे उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करवानी पड़ेगी। तो हमेशा कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और दिस इज द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि जब भी आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज आता है तो सिस्टम का डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। और ये बेसिस है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट की इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी बताता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स चेंज नहीं होती रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जबकि इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यानी हीट ट्रांसफर होगी, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाएंगे, लूज हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसको वापस लाने पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं और इनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में, जैसे कार्नोट साइकिल में बात की गई थी, वापस स्टेट आ गई थी, तो उसमें एंट्रोपी सेम रहती है। और अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखें, हमने यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कहा था, इसमें Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स T आ गया था, तो Q अपॉन T एंट्रोपी है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास Q अपॉन T कॉन्स्टेंट आया, तो डेल्टा Q अपॉन T क्या आएगा, इट विल बी जीरो। यानी चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस इज जीरो। तो यूनिवर्स में सिस्टम भी आता है, सराउंडिंग भी आती है, और हमें यहाँ पर यूनिवर्स की अगर एंट्रोपी चेंज निकालनी हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स इट डज नॉट चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमेशा उसके चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। तो हमेशा यूनिवर्स एनर्जी डिसिपेट करता है, हमेशा यूनिवर्स में लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और भी बहुत सारे लॉसेस पाए जाते हैं एनर्जी के।
तो यहाँ पर हम इंट्रोपी चेंज की अगर बात करें फेज चेंज में, तो फेज चेंज यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर गैस को वापस लिक्विड बनाना हो, लिक्विड को वापस सॉलिड बनाना हो, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी होते हैं, यानी 0 डिग्री पर जो आइस फ्रीज होती है वही आइस मेल्ट भी होती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर बॉयल होता है वही वेपर्स वाटर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंट्रोपी चेंज का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ये पहले आता था आपकी बुक में, अब ये मौजूद नहीं है। सो 540 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन वेपराइजिंग 5 ग्राम्स ऑफ वाटर। वेपराइजेशन का सवाल है और वेपराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। यहाँ अमाउंट ऑफ हीट बताई है पर यूनिट मास विच इज 1 ग्राम। सो डाटा बनाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम गिवन है 540 कैलोरीज पर ग्राम। यहाँ पर हमारे पास इसको कन्वर्ट किया जाएगा, 1 कैलोरी 4.2 जूल्स होती है और 1 ग्राम 10 पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। तो पुट करने पर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर T दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर की बात की जाए तो कन्वर्ट नहीं किया जाता। मास यहाँ पर गिवन है विच इज 5 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, हमें इंट्रोपी निकालनी है। तो इंट्रोपी चेंज क्या आएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर हम पहले डेल्टा क्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 11340 जूल्स आ जाएगा। इंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, और ये हमारे पास पुट करने पर 30 जूल्स पर केल्विन आएगा आंसर। यानी इतनी इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे ऑफ मास 5 ग्राम्स। सो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सके और कोई सराउंडिंग पर चेंज ना आए। जैसे आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं आइस को लिक्विड में, तो लिक्विड को वापस आइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। या चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो मेल्टेड चॉकलेट को सॉलिड चॉकलेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अंडा तोड़ें तो अंडे को वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। या आप आग जलाते हैं तो कोयले या लकड़ी आप इस्तेमाल करें, उसको वापस नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट्स वापस आ जाती हैं दोनों सिस्टम और सराउंडिंग की, और ये असल में नेचर में नहीं होता। आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है रिवर्सिबल करने के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो वापस नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से हो जाता है, नेचुरल होता है, कुदरती होता है। ये फ्रिक्शन और दूसरे एनर्जी लॉसेस की वजह से पाया जाता है। चलें एक साइंटिफिक रीजन करेंगे, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर एसी को बीच कमरे में रख दें तो टेम्परेचर क्या होगा कमरे का, और उस कमरे को सील कर दें यानी इंसुलेटेड कर दें, कोई सराउंडिंग से उसका ताल्लुक ना हो। तो हमें पता है कि एसी जो है वो रेफ्रिजरेटर के तौर पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर में छोटा डब्बा होता है जिसको ठंडा किया जाता है, जबकि एसी में बहुत बड़ा कमरा होता है, उसको ठंडा किया जाता है। दोनों में कोल्ड रिजर्वॉयर यानी कमरे से हीट निकाली जाती है बाहर की तरफ, बाहर जो कि हॉट रिजर्वॉयर है। तो जब आप कंप्रेसर को वर्क प्रोवाइड करते हैं तो कोल्ड रिजर्वॉयर से हॉट रिजर्वॉयर में हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास अगर कमरा सील्ड है तो इसका मतलब है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब एडियाबैटिक है, कोई हीट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो Q1 है वो Q2 के बराबर होगी। जो हीट रिजेक्ट की है वही हीट सप्लाइड हो जाएगी, क्योंकि जो हीट रिजेक्ट करना चाह रहे हैं बाहर, वो बाहर तो जा नहीं सकती, तो उसी कमरे में रहेगी। इसलिए जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज आएगा वो 0 होगा, यानी कोई टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी कोई लॉसेस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, और इलेक्ट्रिक मोटर हीट डिसिपेट नहीं कर रही, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू अगर 0 है तो डेल्टा एस भी 0 आएगा, इंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी, और इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द रूम विल रिमेन द सेम। यहाँ तक हमने रिवर्सिबिलिटीज की बात की थी, इरिवर्सिबिलिटी की बात नहीं की। अब आगे हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक टच करने जा रहे हैं जिसमें इरिवर्सिबिलिटीज की बात करेंगे। एक और फॉर्मूला थोड़ा सा एडवांस्ड आएगा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इस फॉर्मूले को अगर आप समझ जाएं तो ये भी समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स में इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर की बात की जाती है और कोई हीट लॉसेस नहीं होते। सो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड कैन चेंज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यहाँ याद रहे कि यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का मजमुआ है। तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी तो रिवर्सिबल साइकिल में सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है उतनी, और रिवर्सिबल साइकिल में यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसका चेंज हमेशा जीरो आएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की, सिस्टम में हीट प्रोवाइड की जा रही है और उससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो सराउंडिंग जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा है उसकी हीट रिजेक्ट हो रही है एक तरह से, और हीट रिमूव होने पर एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है। तो जितनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी उतनी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी सराउंडिंग की। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, रिवर्सिबल साइकिल में होता है। लेकिन सिर्फ हीट ट्रांसफर की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती सिस्टम की। जब लॉसेस आते हैं, फ्रिक्शन की बात की जाती है, तो एंट्रोपी जनरेट हो जाती है सिस्टम में, और जितनी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है उतनी सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज ही रहती है। क्योंकि जब सिस्टम की ज्यादा होगी एंट्रोपी और जो सराउंडिंग है उसकी कम डिक्रीज होगी एंट्रोपी, तो हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी इररिवर्सिबल साइकिल में ग्रेटर देन जीरो होगी। ये जो चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर है, जिसमें हीट सप्लाइड भी हो सकती है, हीट रिजेक्ट भी हो सकती है, ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बताती है फॉर रिवर्सिबल साइकिल। सिर्फ जब इररिवर्सिबल साइकिल की बात की जाती है, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो उसमें जनरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर एनर्जी लॉसेस, और ये सिस्टम की एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ा देती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 जूल्स पर केल्विन एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की, उसके साथ 5 जूल्स पर केल्विन एंट्रोपी जनरेट हो रही है सिस्टम में ड्यू टू फ्रिक्शन, तो जो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी सराउंडिंग में हीट अपने से रिजेक्ट करने पर, जो कि वही 30 जूल्स पर केल्विन होगी, तो 30 + 5 सिस्टम की 35 हो गई, और सराउंडिंग की अगर डिक्रीज हो रही है 30, तो चेंज निकालें तो +5 जूल्स पर केल्विन आएगा। इसका मतलब ये कि हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है फॉर इररिवर्सिबल साइकिल। यहां पर सिस्टम को जो हीट सप्लाई की गई है, तो जो सराउंडिंग है वो दरअसल अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो हीट रिमूव जब होती है तो एंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर नेगेटिव आती है, और चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर पॉजिटिव उसी सूरत में आती है जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है सिस्टम में। तो जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, उसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर नहीं होता, रिवर्सिबल भी हो सकता है वो सिस्टम, और इररिवर्सिबल सिस्टम भी हो सकता है, जिसमें हीट ट्रांसफर के साथ साथ जो एंट्रोपी चेंज आ रही है वो तो जीरो है, लेकिन इररिवर्सिबिलिटी की वजह से, खुद से प्रोसेस होने की वजह से, जिसमें हीट लॉसेस भी आते हैं और फ्रिक्शन भी आती है, तो उसमें एंट्रोपी चेंज ड्यू टू जनरेशन आ सकता है, जिसको एंट्रोपी जनरेशन कह सकते हैं। और ये एंट्रोपी जो जनरेट हो रही है फ्रिक्शन से, ये जीरो नहीं होगी, ना ही ये नेगेटिव हो सकती है। तो ये कहना कि एंट्रोपी जनरेट जो हो रही है इसको वापस फ्रिक्शन को अनडू कर दें, इट इज इम्पॉसिबल। सो एडियाबैटिक अगर इररिवर्सिबल हो तो उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगी, जिसका मतलब यह है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है अगर उसमें चेंजेस आए, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक और स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी जनरेशन है दैट इज जीरो, लेकिन अगर प्रोसेस खुद से हो जाए जिसमें फ्रिक्शन के चांसेस हैं, जिसमें लॉसेस के चांसेस हैं, तो जनरेट हो सकती है एंट्रोपी खुद से ड्यू टू दीज इररिवर्सिबिलिटीज। तो चलें ये दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं जो एयर कंडीशनर का हमने देखा था, जिसमें कमरा लिया था सील्ड और उसके बीच में विंडो एसी रख दिया था। अब अगर रिवर्सिबल नहीं होगा साइकिल, इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो असल में क्या होता है, फ्रिक्शन और दूसरे लॉसेस की वजह से साइकिल इररिवर्सिबल हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर की वजह से जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो तो जीरो होगा, लेकिन इररिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोटर में जो इलेक्ट्रिक लॉसेस हैं और कंप्रेसर में फ्रिक्शन है उसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।